हेलो, वेलकम, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग इज फॉर सक्सेस में। और हम आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं एक नई क्लास लेकर के। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास। जल्दी से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपनी स्टडी को प्रारंभ कीजिए। तो प्रारंभ करने से पहले आज का मोटिवेशन कोड: परिस्थिति कैसी भी हो खुद पर विश्वास रखो, रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। जी हाँ, परिस्थिति कैसी भी हो, आप जितना संघर्ष करेंगे उतने ही ज़्यादा निखरेंगे। तो कैसी भी परिस्थिति हो, आपको अपने जो प्रयास से अपनी मंजिल को पाने से भटकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है और आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज का हमारा सेशन पर्यावरण अध्ययन का है और ये सी-टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से आइए, जुड़ जाइए सभी लोग और कीजिए अपनी स्टडी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया हुआ है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की थीम। तो सी-टेट की परीक्षा में हमेशा ही हर वर्ष जो है यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता रहा है और पूछा जाएगा। तो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की दो मुख्य थीम है। कौन कौन सी है? मुख्य थीम और दूसरी है उप थीम। मुख्य थीम कितनी है? 6 और उप थीम कितनी है? 4। तो कौन कौन सी है ये? मुख्य थीम में आपका परिवार एवं मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा आवास, चौथा जल, पांचवा यात्राएं और छठा जो चीज़ हम बनाते हैं या करते हैं, यानी कि हमारे द्वारा जो चीज़ बनाई जाती हैं, की जाती हैं, वो मुख्य थीम होती हैं। और उप थीम के अंतर्गत नंबर 1 संबंध आता है, नंबर 2 काम में खेल आता है, नंबर 3 जानवर, नंबर 4 पौधे। ये मुख्य थीम और उप थीम है जो जहाँ से परीक्षा में एक प्रश्न बनता ही बनता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्रश्न कैसे बनता है ये देखिए आप। प्रश्न कैसे बनता है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की 6 मुख्य थीमों से एक नहीं है। ऑप्शन में आपको परिवार एवं मित्र दिया हुआ है, काम में खेल दिया हुआ है, भोजन दिया हुआ है, यात्रा दिया हुआ है। बताइए कौन सा आंसर होगा आपका? तो परिवार एवं मित्र ये कहाँ है? आपका मुख्य थीम है। भोजन कहाँ है? आपकी मुख्य थीम है। यात्रा कहाँ है? मुख्य थीम है। जल होता तो क्या होता? मुख्य थीम होता। जल मुख्य थीम होता। यात्रा जो रखिए मुख्य थीम है आपकी। जो चीज़ें हम करते हैं वो मुख्य थीम है आपकी। तो इसमें कौन सा आंसर होगा आपका? जल्दी से जवाब दीजिए। कौन सा जवाब आपका सही होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, काम व खेल। काम व खेल आपका क्या है? मुख्य थीम के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की उप थीम, निम्नलिखित में पर्यावरण अध्ययन की उप थीम नहीं है। पर्यावरण अध्ययन की उप थीम नहीं है। तो जल्दी से जवाब कीजिए। नंबर 1 संबंध, नंबर 2 काम व खेल, नंबर 3 जानवर, नंबर 4 यात्रा। तो जल्दी से बताइए। उप थीम नहीं है, उप थीम में से एक नहीं है। तो यहाँ पे आपका संबंध क्या है? आपका उप थीम है। काम में खेल क्या है? उप थीम है। जानवर क्या है? उप थीम है। यात्रा आपका क्या है? उप थीम नहीं है। क्या है? यात्रा मुख्य थीम है। यात्रा क्या है? मुख्य थीम। यात्रा मुख्य थीम है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे की ओर। आगे आपका है नेपेंथस जिसे घटपर्णी पौधा भी बोला जाता है। घटपर्णी पौधा बोले तो यहाँ से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न बनता है और यहाँ से कुछ पॉइंट उठा लिए जाते हैं और आपकी परीक्षा में प्रश्न में रख दिए जाते हैं और उनसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा गलत है या सही है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि नेपेंथस क्या है। एक घटपर्णी पौधा है। यह चूहों, मेंढकों, कीड़ों और छोटे जीवों का शिकार करता है और उन्हें खाता है। यह कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यहाँ से प्रश्न हमेशा ही बना है और बनेगा। ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में
पाया जाता है। यह आकार में घड़े के समान होता है, लंबा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। ये देख रहे हैं आप, ये ढक्कन है और ये इसका मुंह है। इसके अंदर जो है कीड़े मकोड़े जो है घुस जाते हैं और ये बंद हो जाती है और ये इनको खा जाता है। घड़े की खुशबू जो है, घड़े की खुशबू खास तरह की होती है। घड़े की खुशबू खास तरह की होती है जिसमें कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है और पौधों के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और यह बड़ी ही चालाकी से उनका शिकार कर लेता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। आगे आपका रेगिस्तानी ओक, रेगिस्तानी ओक, रेगिस्तानी ओक, यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बनता है। रेगिस्तानी ओक से भी आपका एक प्रश्न बनता है, रेगिस्तानी ओक से आपका एक प्रश्न बनता है। और यहाँ पे आपका क्या पूछा जाता है कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। हाँ, राजस्थान में नहीं, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है। कितनी होती है? 11 से 12 फीट, 11 से 12 फीट होती है। कितनी होती है? 11 से 12 फीट होती है इसकी ऊंचाई जो है, 11 से 12 फीट होती है। कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आगे आपको बता दें, इसकी पत्तियाँ बहुत कम होती हैं, इस पर बहुत कम पत्तियाँ होती हैं। इसकी जड़ें जो हैं ज़मीन के अंदर 200 से 250 फुट चली जाती हैं, 250 से 300 फुट, 250 से 300 फीट ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, जब तक यह पानी तक ना पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है, या जब कहीं इलाके में पानी की कमी होती है, पानी नहीं आता है, तो यहाँ के लोग जो हैं इसके तने के अंदर से पतला पाइप डाल करके जो है पानी निकाल लेते हैं। क्या करते हैं यहाँ के लोग? इसके तने के अंदर एक पतला पाइप डालते हैं और पाइप डाल करके जो है पानी निकाल लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, रेगिस्तानी ओक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे हमारा बरगद, आगे क्या है हमारा? बरगद। यह भी इम्पोर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है। तो यहाँ पे क्या आपको याद रखना है कि बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। क्या होती हैं? बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। ये क्या होती हैं? टहनियों से निकलती हैं, टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। यह जड़ें मजबूत खंभे की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। क्या होती हैं? लटकन की तरह होती हैं, ये लटकन की तरह होती हैं और इनकी जो टहनियाँ हैं वो बढ़ते बढ़ते कहाँ? ज़मीन के अंदर चली जाती हैं और जड़ें मजबूत खंभे के समान होती हैं जो पेड़ को क्या करती हैं? सहारा देती हैं। तो ये बरगद का पेड़ है, देख लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहें तो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले टॉपिक की ओर। चलो चलते हैं आगे चलते हैं। आगे है हमारा स्लॉथ। क्या है? स्लॉथ। ये आपने देखा होगा शायद, सबने तो नहीं पर कहीं टीवी में, किताबों में या कहीं देखा होगा। ये है स्लॉथ। ये क्या होता है? भालू जैसा होता है, भालू जैसा। यह भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं होता। यह करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर रखकर मस्ती से सोता है। जी हाँ, ये 17 घंटे पेड़ से क्या होता है? 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक करके जो है सोता है। और यह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्ती खाकर पलता है। जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्ती खाकर पलता है, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब यह अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेता है तो यह पास के पेड़ों पर चला जाता है। यह लगभग 40 वर्ष के अपने जीवन काल में, 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है। और यह सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। भालू जैसा नहीं, पर भालू जैसा होता है। जी हाँ, 17 घंटे उल्टे से लटक सोता है और जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्ती खाता है। 40 वर्ष में अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है और सोच के लिए एक बार ही नीचे उतरता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाथी। हाथी परीक्षा में कभी नहीं छूटा है, हाथी परीक्षा में कभी नहीं छूटा, हाथी परीक्षा में आया ही आया है। हाथी के बारे में परीक्षा में पूछा ही गया है। तो हाथी के कान कैसे होते हैं? पंखे जैसे होते हैं। हाथी कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कानों से हिलाकर हवा करता है। यानी कि हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, यानी कि बड़े बड़े होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी क्या करता है? उनसे अपनी हवा करता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। हाथी के शरीर को ठंडक मिलती है कीचड़ और पानी से। हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है, इससे इसके शरीर को ठंडक मिलती है। और हाथी 3 महीने का हाथी जो होता है, 3 महीने का हाथी लगभग 200 किलोग्राम का होता है। कितना होता है? 200 किलोग्राम।
200 किलोग्राम का होता है 3 महीने का हाथी। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम का होता है। एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में लगभग 2 से 4 घंटे ही सोता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। जी हाँ, एक हाथी, इंपॉर्टेंट है, एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। हाथी के झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बड़ी बुजुर्ग जो हथनी होती है, झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, वह झुंड का नेतृत्व करती है, यानी कि झुंड की नेता होती है। 14 से 15 साल तक हाथी झुंड में रहता है, फिर झुंड छोड़कर चला जाता है। तो हाथी से इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट हमने आपको बता दिए हैं और यहाँ से परीक्षा में हमेशा ही एक प्रश्न बनता है। चलिए चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगला टॉपिक बाघ। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी प्रश्न इससे पूछ लिया जाता है। आपको पता है यह मनुष्य की तुलना में 6 गुना अधिक देख सकता है। जी हाँ, बाघ अंधेरे में मनुष्य की अपेक्षा 6 गुना देख सकता है। 6 गुना मनुष्य की तुलना में 6 गुना देख सकता है। बाघ के गुर्राने की आवाज़ 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। अगर कहीं बाघ है आसपास और वो गुर्रा रहा है तो आप 3 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही और सटीक स्थिति का पता चल जाता है। इससे वह अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाकी जो मूंछें होती हैं वो हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की जो है बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे अंधेरे में रास्ते ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ मौके अनुसार अपनी आवाज़ बदलते रहता है। जी हाँ, बाघ अलग अलग स्थानों पर मौके के अनुसार अपनी आवाज़ जो है बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ निकालता है, बाघिन को बुलाने के लिए अलग आवाज़ निकालता है, करहाने के लिए अलग आवाज़ निकालता है और कभी गुर्राना हो तो अलग आवाज़ निकालता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाता है। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। अगर कोई दूसरा बाघ आ जाए यहाँ इस इलाके के अंदर तो वो उसकी गंध से तुरंत पहचान लेता है कि इस इलाके में कोई अन्य बाघ है, यानी कि किसी और अन्य बाघ का इलाका है। फिर उस बाघ की इच्छा होती है कि उस इलाके में घुसना है कि नहीं घुसना है। भाई जब पहले से राजा मौजूद है तो दूसरा क्यों घुसेगा? उसे पता है कि जान से थोड़ी ना जाना है। हाँ, तो कोई भी बाघ अगर किसी बाघ के इलाके में आ जाता है तो वो उसके मूत्र की गंध से जो है पहचान जाता है। उसकी मूत्र की गंध से पहचान जाता है कि ये इलाका किसी बाघ का है। तो वो बाघ जो है फिर सोचता है कि इस इलाके में जाना है कि नहीं जाना, ये उसकी मर्जी पे डिपेंड होता है। आगे, बाघ के दोनों कान बाहर की ओर आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। बाघ के दोनों कान आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में जो घूम जाते हैं और बाघ हवा के पत्तों के हिलने में और झाड़ियों में शिकार के हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को भांप लेता है। जी हाँ, अगर किसी झाड़ी में कोई शिकार है, कोई जानवर है, तो बाघ ये अंतर कर लेता है कि झाड़ी हवा से हिली है या किसी शिकार के होने से हिली है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी तैयारी कीजिए। ऐसे ही शॉर्ट वीडियो, ऐसे ही छोटे छोटे लेक्चर आपको मिलते रहेंगे जल्द, क्योंकि आपका एग्ज़ाम निकट है। और निश्चित रहिए, बिल्कुल निश्चित चिंता छोड़ दीजिए, आपको 100% यहाँ से प्रश्न मिलेगा। फिलहाल आप अपनी तैयारी कीजिए बस। आपको कैसे भी करके अपना एग्ज़ाम निकालना है। आने वाली सुपर टेट प्राइमरी और अपर प्राइमरी भर्ती में आपको बैठना है, वहाँ से एक सीट पक्की करनी है और एक सरकारी अध्यापिका बनना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी क्लास। तब तक क्लास को समापन करते हुए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।